गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत। तो देखिए, इसके पहले हमने वित्त का अर्थ और वित्त की प्रकृति व महत्व ये सब का क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया है। ठीक है, ऋण पत्र का भी अध्ययन कर लिया हमने, एनसीआर और इसकी विशेषताओं को भी जान लिया। आज हम समझने वाले हैं आपका प्रतिधारित लाभ या जिसे लाभ पुनर्निवेश भी कहा जाता है, लाभ विनिवेश भी कहा जाता है और अवतरित लाभ किया जाता है। देखिए, किन किन नामों से जाना जाता है इनको? प्रतिधारित लाभ, लाभ पुनर्निवेश, लाभ विनिवेश और अवतरित लाभ। ठीक है, इन नामों से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। साथ ही साथ हम समझेंगे क्या, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, तो इसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या कि प्रतिधारित लाभ है क्या। तो देखिए, प्रतिधारित लाभ से सबसे पहले हम समझते हैं क्या प्रतिधारित लाभ। मैंने आपको अभी बताया किन किन नामों से जाना जाता है इनका। तो ये है आपका लाभ पुनर्निवेश, साथ ही साथ हम जानेंगे इनका लाभ विनिवेश और अवतरित लाभ। तो चलिए इसका आशय समझते हैं हम सबसे पहले। तो प्रतिधारित लाभ कंपनियों के वित्त पोषण का एक क्या है, आंतरिक स्रोत है। जब किसी कंपनी द्वारा अपने समस्त लाभों का वितरण लाभांश के रूप में न कर उसके कुछ भागों को क्या किया जाता है, पुनर्निवेश कर पुनः व्यापार में लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिधारित लाभ अथवा लाभ का पुनर्निवेश कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, यह जो पुनर्निवेश सुरक्षित कोष जो मूल्यह्रास कोष में आता है, आरक्षित कोष में कर आयोजन आदि के रूप में क्या किया जाता है, इसको प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार का लाभ आर्थिक मंदी के समय व्यापार के लिए अत्यधिक क्या होता है, लाभप्रद होता है। ठीक है, तो देखिए, अन्य शब्दों में जब कंपनी अपने लाभ का संपूर्ण भाग अंशधारियों में वितरित न कर उसका कुछ भाग भविष्य के लिए अपने ही व्यापार में क्या कर देती है, निवेश कर देती है, तब इसे क्या कहा जाते हैं, प्रतिधारित लाभ या आय का पुनर्निवेश कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। चूँकि कंपनी अपने लाभ के कुछ भाग को व्यवसाय में धारण करके वित्तीय साधनों का निर्माण करती है, अतः इस विधि को आंतरिक वित्त पोषण या सवित्त पोषण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता समझते हैं हम क्या। तो प्रतिधारित लाभ का हमारा विशेषता है कि यह लाभ का एक निश्चित भाग पुनर्निवेश के रूप में किया जाता है। संपूर्ण लाभ अंशधारियों में नहीं बांटा जाता, लाभ को विभिन्न कोषों में रखा जाता है। साथ ही साथ कोषों की जो राशि होती है उनको अधिक होने पर परिसंपत्तियों पर क्रय किया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट समझते हैं हम कि कंपनियों के स्वामियों का भविष्य सदैव क्या रहता है, उसमें उज्ज्वल रहता है प्रतिधारित लाभ के अंतर्गत, और मंदी काल के लिए वित्त प्राप्ति का श्रेष्ठ यह साधन माना जाता है। अन्य साधनों को ब्याज नहीं चुकाना पड़ता और यह कंपनी के लिए एक तरह का क्या है, बचत खाता होता है। और अधिक लाभ होने पर प्रतिधारित लाभ की राशि निकालकर संतुलित लाभांश का वितरण किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका प्रतिधारित लाभ का अर्थ और क्या हो गया उसकी विशेषताएं। अब हम समझते हैं प्रतिधारित लाभ के गुण। ठीक है, तो देखिए प्रतिधारित लाभ के गुण। तो कंपनी के लाभों को पुनर्निवेश करने या उसका प्रतिधारण करने से कंपनी अंशधारियों, निवेशकों, समाज, सभी को ब्याज होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिधारित लाभ को दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला है आपका कंपनियों को लाभ और दूसरा आपका हो गया क्या, अंशधारियों को लाभ। तो देखिए कंपनी को लाभ के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि विकास का एक श्रेष्ठ साधन माना गया है इसको, संतुलित लाभांश की नीति मानी गई है, ऋण की अदायगी शीघ्र हो जाती है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, साथ ही साथ प्रबंधकों के मनोबल में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और मूल्यह्रास व हानियों की पूर्ति की जाती है, साथ ही इसका आत्मनिर्भरता को भी बताया गया। तो देखिए प्रतिधारित लाभ के गुण के अंतर्गत पहला मैं आपको समझाती हूँ क्या, कंपनी को लाभ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम कि विकास का एक श्रेष्ठ साधन। तो क्यों श्रेष्ठ साधन माना गया इसको, तो देखिए आय के प्रतिधारण से बनाए गए विभिन्न कोषों में एकत्र राशि से कंपनी अपना विकास कर विस्तार अच्छी तरीके से कर सकती है, तथापि इसकी गति कुछ कम होगी। ठीक है, दूसरा लाभ है इसको संतुलित लाभांश नीति। तो देखिए इस नीति से स्वामियों को एक सामान्य लाभांश वितरित किया जा सकता है, अर्थात अत्यधिक लाभ के वर्षों में लाभ का बड़ा भाग पुनर्निवेश कर तथा कम लाभ वाले वर्षों में सामान्य लाभांश बांटकर लाभांश नीति को संतुलित बनाया जा सकता है। ठीक, तीसरा है आपका ऋण की अदायगी शीघ्र। वो क्यों है, तो कंपनी स्वयं के कोषों में एकत्र राशि से बाह्य ऋणों की अदायगी शीघ्र कर सकती है, इससे अनावश्यक ब्याज का बोझ कंपनी पर नहीं पड़ता। चौथा है आपका कार्यकुशलता में वृद्धि। तो आंतरिक वित्त व्यवस्था,
के कारण संस्था के पास नवीनीकरण, मरम्मत व विकास के लिए पर्याप्त पूंजी रहती है। इसे कार्यकुशलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। पांचवा है आपका संकटों का सामना। तो संकटों का सामना क्या है? तो विशेषकर जब कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता कम हो जाए या मंदी काल जैसे संकटों से निपटने की यह विधि क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। छठवा है आपका प्रबंधकों के मनोबल में वृद्धि। तो प्रबंधकों के मनोबल में वृद्धि अर्थात पर्याप्त आंतरिक कोष रहने के कारण प्रबंधकों का मनोबल सदैव ऊंचा बना रहता है। तो मनोबल में वृद्धि होने से विकास की नई नई योजनाएं बनाई जा सकती है। सातवां पॉइंट है आपका मूल्यह्रास व हानियों की पूर्ति। तो आंतरिक हानियां व मूल्यह्रास की पूर्ति इन संचित कोषों से शीघ्र ही की जा सकती है और व्यापार के लिए क्या है? अनुतात्मक संपत्ति होती है, अतः इनका शीघ्र अपलेखन आवश्यक है। आठवां आप चलते हैं हम कंपनी के लाभ के अंतर्गत ही आपका आत्मनिर्भरता। तो प्रतिधारित लाभ कंपनी का वित्त पोषण का आंतरिक स्रोत है, जिससे कि कंपनी को वित्त व्यवस्था हेतु अन्य बाह्य स्रोतों को पूर्णतः निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह सकती। तो देखिए प्रतिधारित लाभ के अंतर्गत ये हो गया आपका कंपनी को लाभ। पहला मैं आपको बताया था कंपनी को लाभ, और कंपनी के लाभ के अंतर्गत हमने ये मुख्य मुख्य 8 जो उसके भाग है उसको समझाई मैं। अब प्रतिधारित लाभ के अंतर्गत ही दूसरा समझते हैं हम अंशधारियों को लाभ। तो अंशधारियों के लाभ के अंतर्गत देखिए उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। वो है आपका पहला संतुलित लाभांश, दूसरा सुरक्षित निवेश और तीसरा है पूंजी निर्माण में सहायक। तो संतुलित लाभांश क्या होता है? तो देखिए इस नीति से अंशधारियों को प्रतिवर्ष एक समान लाभांश दिया जा सकता है। इससे अंशधारियों को अपनी आय को सुनिश्चित करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। दूसरा है आपका सुरक्षित निवेश। तो ऐसी कंपनियां जहां आंतरिक कोष पर्याप्त होते हैं वहां के समस्त निवेश सुरक्षित माने जाते हैं, अर्थात अंशधारियों द्वारा किया गया निवेश सदैव सुरक्षित माना जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका पूंजी निर्माण में सहायक। तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा छोटी छोटी बचतों को एकत्र कर राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण किया जा सकता है और इससे संपूर्ण समाज क्या होता है? लाभान्वित होता है। तो ये क्या समझा हमने? प्रतिधारित लाभ के गुण, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 2 बता दिया था, कंपनी को लाभ और अंशधारियों को लाभ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या? तो देखिए लाभ हमने समझ लिए, अब हम समझते हैं इसके दोष। तो प्रतिधारित लाभ के दोष क्या क्या हैं? तो देखिए प्रतिधारित लाभ का पहला दोष है कि धन के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। तो क्यों है? तो कंपनी के अधिकारों व प्रबंधकों द्वारा इस लाभ का दुरुपयोग करने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ठीक। दूसरा है इसका अंशधारियों में असंतोष। तो क्यों? तो संचित कोष को प्रबंधकों द्वारा दुरुपयोग करने की या वंचित लाभ से कम लाभांश मिलने के कारण अंशधारियों में असंतोष बढ़ने लगता है। तीसरा है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। तो कभी कभी पर्याप्त लाभ होने पर सामान्य लाभांश बांटने से बाजार में अंशों की कीमतों पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करती है। चौथा है एकाधिकार की संभावना। तो दीर्घकाल में अधिक लाभ व कोषों में वृद्धि औद्योगिक संस्था को अत्यधिक मजबूत बना देती है, जिससे निहित स्वार्थों में वृद्धि होने लगती है और इससे एकाधिकारी स्थिति बनने का अवसर आने लगता है। यह स्थिति व्यापार के लिए अच्छी नहीं होती। और पांचवा है आपका दोष के अंतर्गत में ही आकार में वृद्धि अनुकूल। तो देखिए कोष में वृद्धि से कभी कभी कंपनी के अनुकूल आकार में वृद्धि होने लगती है, तो कभी कभी ये परिस्थिति विनाश की ओर ले जाती है। तो ये क्या समझा हमने? प्रतिधारित लाभ की विशेषता, उसके लाभ और उसके दोष। अब देखिए इसे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो उपयुक्त लाभ एवं दोषों के अध्ययन के पश्चात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि ऐसी पूंजी का उपयोग गलत हाथों द्वारा एवं गलत मस्तिष्क से होता है तो यह मानवीय त्रुटि है, अन्यथा उचित उपयोग होने पर लाभ का प्रतिफल व्यवसाय के विकास के लिए श्रेष्ठ नीति मानी जाती है। तो ये समझ लिया हमने प्रतिधारित लाभ का अर्थ, उसकी विशेषता, लाभ और हानि। देखिए तो ये समझा हमने क्या? प्रतिधारित लाभ। अब हम समझते हैं कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। वाणिज्यिक बैंक व्यावसायिक फर्मों को सामान्यतः अल्पकालीन एवं मध्यकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रिम धन दे देते हैं। ठीक है। और अल्पकालीन वित्त व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपका हो गया क्या? ओवरड्राफ्ट, नगद साख, बिलों को भट्टे पर भुनाना, इन सबको बातों को क्या किया गया है? उसमें शामिल किया गया है। और ये अग्रिम 1 वर्ष तक की अल्प अवधियों के लिए दिए जाते हैं और ये व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए बैंक स्थायी परिसंपत्तियों को क्रय करने के लिए ऋण भी देती है और ऐसे ऋण आवधिक ऋण कहलाते हैं। कौन से ऋण आवधिक ऋण कहलाते हैं? तो बैंक स्थायी परिसंपत्तियों को क्रय करने के लिए जो ऋण देती है वो कौन से ऋण कहलाता है? आवधिक ऋण कहलाता है। ठीक है। क्योंकि इन ऋणों के कई वर्षों, जो 5 वर्षों तक हो सकता है, हमें वापस किए जा सकते हैं। तो चलिए कौन कौन सा है आपका? ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए जब कोई बैंक अपने ग्राहकों को बैंक में अपने चालू खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की क्या दे देता है? अनुमति दे देता है। तो अधिक रकम निकालने जाने पर ग्राहक के खाते में ओवरड्राफ्ट की स्थिति
हो जाती है। ठीक है, तो बैंक द्वारा यह सुविधा अपने उन नियमित ग्राहकों को ही दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। ठीक है, यह एक प्रकार की अस्थायी वित्त व्यवस्था है जिससे ग्राहक अपने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा कर लेता है और बैंक द्वारा वास्तविक रूप से अधिक निकाली गई राशि पर ब्याज लिया जा सकता है। दूसरा है आपका इसी में नगद साख। ठीक है, तो कैश क्रेडिट क्या होता है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ग्राहक के लिए एक नगद साख सीमा नियत रख देती है। ग्राहक इस सीमा तक कितनी ही बार राशि निकाल सकता है, इस प्रकार यह एक परिक्रमी साख व्यवस्था है। ठीक है, तो ऋण से भिन्न ये एक चालू खाता है जिसे नियत सीमा के अधीन समय समय पर धनराशियाँ निकाली जा सकती है और जो कर्जदार को वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि पर ही ब्याज देना पड़ता है। तीसरा है आपका इसमें बिलों को बट्टे पर भुनाना। तो क्या होता है देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं को उनके साख लिखतों जैसे आपका हो गया विनिमय पत्रों, बचत पत्रों और हुंडियों को बट्टे पर भुनाने के माध्यम से उधार दिए जाते हैं। ऐसा प्रलेख बैंक द्वारा उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बट्टे पर भुना दिया जाता है और अंतर की राशि बैंक द्वारा चार्ज किया गया ब्याज पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है आपका ऋण। तो ऋण की स्थिति में बैंक उधार लेने वाले हो या तो एकमुश्त भुगतान कर देती है अथवा उधार दी गई रकम से उसके खाते को क्रेडिट कर देती है। तो ऋण सहमत ब्याज दर पर नियत अवधि के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय हेतु दिया जाता है। ऋण का भुगतान या तो नियत किस्तों में किया जा सकता है या निश्चित अवधि की समाप्ति पर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ग्राहक से ब्याज ऋण की पूरी रकम अर्थात जो अदा की गई किस्तों को घटाकर लिया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत। अब देखिए इसी में आपको बताती हूँ मैं बैंक वित्त के लाभ क्या क्या हैं। तो पहला है आपका उसमें सामयिक सहायता, दूसरा है ब्याज का कम भार, तीसरा है मितव्ययिता, चौथा है गोपनीयता और पांचवा है लोजदार। तो देखिए सामयिक सहायता क्या होता है, तो व्यापार में जब भी वित्तीय आवश्यकता पड़ती है तो उसी समय बैंक से ऋण लिया जा सकता है। किस प्रकार समय समय पर बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है ब्याज का कम भार। तो चूंकि बैंकों से आवश्यकता पड़ने पर ही वित्तीय सहायता ली जा सकती है और आवश्यकता की पूर्ति होने पर ऋण वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार व्यापारिक संस्था पर ब्याज का बोझ कम पड़ता है। ठीक है, तीसरा है आपका मितव्ययिता। तो अंश व ऋण पत्रों की भांति बैंकों से ऋण लेना काफ़ी आसान एवं मितव्ययी है क्योंकि इसमें कोई वैधानिक औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती। चौथा है आपका गोपनीयता। तो बैंक से ऋण लेने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना या प्रकाशन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहक का लेन देन सदैव क्या रखता है, गुप्त रखता है। अतः बैंक से ऋण लेने में गोपनीयता क्या रहती है, उसमें बनाई जा सकती है। और पांचवा इसमें लोजदार। तो बैंकों द्वारा लिया गया ऋण अत्यधिक क्या होता है, लोजदार होता है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। साथ ही ऋण की समय सीमा में परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो देखिए ये क्या समझा हमने, आज का हमारा टॉपिक क्या था, प्रतिधारित लाभ और वाणिज्यिक बैंक, जिसके अंतर्गत हमने प्रतिधारित लाभ के अंतर्गत उसका अर्थ, विशेषता और प्रतिधारित के लाभ आई मीन उसके गुण और उसके दोषों को समझा हमने। साथ ही साथ हमने समझा वाणिज्यिक बैंक जिसके अंतर्गत उसके जो भी तरीके होते हैं उसको समझाया गया है और बैंक वित्त के लाभ क्या क्या होते हैं, इनका आज हमने क्या किया, अध्ययन किया।